डॉक्टर खन्ना, 1 महीना बीत चुका है लेकिन अभी तक अर्नव में कोई इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं दिख रही है? कब तक ठीक होगा अर्नव? मैम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस तरह की सीवियर हेड ट्रॉमा के बाद भी किसी का जिंदा बच पाना चमत्कार से कम नहीं होता। मुझे ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको ऊपर वाले का शुक्रगुजार होना चाहिए कि अर्नव आज जिंदा है। अर्नव के एक्सीडेंट को 1 महीने से ज्यादा हो चुका था। इस पूरे टाइम में उसने सिर्फ 2 या 3 बार ही अपनी आंखें खोली थी और हर बार उसके सामने बस एक ही चेहरा था, नियति का। डॉक्टर से बात करने के बाद नियति जब वापस आईसीयू के अंदर आई, नियति अर्नव के पास जाकर बैठ गई। अर्नव, मैं तुमसे अर्नव। अचानक अर्नव का शरीर तेजी से हिलने लगा, जैसे किसी ने उसके अंदर करंट चला दिया हो। और फिर डॉक्टर, अर्नव, तुम्हें कुछ नहीं होगा अर्नव। डॉक्टर, मूव, गेट द क्रैश कार्ट नाउ। नो पल्स, स्टिल फ्लैट लाइन। अर्नव, तुम्हें कुछ नहीं होगा। प्लीज मैम, आप बाहर चली जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। टाइम 10:42 AM, स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशंस, गो 1 and 2 and 3 and 4। बस करो, वो और दर्द नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। मैम आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज आप बाहर जाइए। नियति को ना चाहते हुए भी आईसीयू के बाहर जाना पड़ा। स्टिल नो पल्स, प्रिपेयर फॉर द सेकंड राउंड। 7 मिनट बीत चुके थे। डॉक्टर्स ने अर्नव को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर ली थी, लेकिन उसके बाद भी अर्नव की हालत में कोई सुधार नहीं आया। आईसीयू में मौजूद डॉक्टर्स और नर्सेज दोनों को अब यकीन हो चुका था कि अर्नव मर चुका है। टाइम ऑफ डेथ, ही इज अलाइव। ठीक उसी वक्त नियति आईसीयू के अंदर आ गई। उसकी आंखें नम थी और होंठ कांप रहे थे। तुम ठीक हो अर्नव? तुम ठीक हो? ये सब किसी चमत्कार से कम नहीं है नियति। अर्नव को आज दूसरी जिंदगी मिली है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। ये बोलते ही नियति अर्नव के करीब गई और उसके माथे पर अपना हाथ फेरने लगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा अर्नव, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नियति अर्नव का हाथ थामकर उसके करीब बैठ गई। वहीं दूसरी तरफ बजाज मैंशन के अंदर नेत्रा अपने कमरे में अकेले बैठकर अर्नव की फोटोग्राफ्स को देख रही थी। मुझे लगा था कि तुम मेरी कहानी के हीरो निकलोगे अर्नव, बट फक यू बिट्रेड मी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। नेत्रा ने अर्नव की सभी फोटोग्राफ्स को जलाकर राख कर दिया। हेलो, क्या? फोन रखते ही नेत्रा कमरे से बाहर निकली और आप सबको मालूम हुआ कुछ? हाँ, डायमंड के रेट्स फिर से बढ़ गए हैं। शट अप श्वेता आंटी। बेटा, दिस इज नॉट द वे टू टॉक। श्वेता आंटी को अभी सॉरी बोलो। मुझे लगता है कि आप सबको मेरी सॉरी सुनने से अच्छा ये सुनना चाहिए कि अर्नव बच गया है। He is out of danger. What the fuck? आप फिर से दोनों घर के अंदर आ जाएंगे। 1 महीने तक कितनी शांति थी। बजाज साहब, I should not say this, but Just say it, श्रेष्ठा। 1 महीना, पूरा 1 महीना नियति अर्नव के साथ थी। हॉस्पिटल हमारा जरूर है, लेकिन लोग नहीं। लोगों की जुबान का हम क्या करेंगे बजाज साहब? आज हर अखबार, हर रेडियो, हर टीवी चैनल हमारी फैमिली की कहानी को एक सीरियल की तरह चला रहा है। पर जितना मुझे याद है, अर्नव के आने से पहले मीडिया सिर्फ हमारी पावर और प्रॉफिट के बारे में बताती थी। लेकिन अचानक ये सब रुका कैसे? वजह आप जानते हैं बजाज साहब। अगर नियति ने अर्नव से शादी ना की होती तो हमारी फैमिली की आज ऐसी बेइज्जती ना होती। तुम बिल्कुल सही कह रही हो श्रेष्ठा, ये सब सिर्फ नियति की वजह से हुआ है। बजाज साहब, हमें मीडिया में अनाउंस कर देना चाहिए कि अब नियति बजाज फैमिली का हिस्सा नहीं है। What are you saying, श्रेष्ठा? This is... मम्मा बिल्कुल सही कह रही है। पापा, आप जैसे इंसान के लिए तो इज्जत सबसे बड़ी चीज है ना? तो बताइए, नियति की वजह से और कितनी बार बेइज्जत होना चाहोगे आप? माइंड योर टंग नेत्रा। तुम्हारा दिमाग ठिकानी तो है श्रेष्ठा। नियति का गुस्सा अपनी बेटी पर क्यों निकाल रही हो?
नेत्रा मेरी बच्ची शान। सच बोलने के बाद दिस इज व्हाट आई डिजर्व। यू नो व्हाट? फक यू ऑल। रुको नेत्रा बेटा। नेत्रा ने जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा बंद किया, तुम्हें नेत्रा को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। नियति ने तो हमारी इज्जत को थप्पड़ मारा है। ये सुनकर देवांश आगे कुछ भी न बोल पाए और फिर या टेल मी। सर, आज वियतनाम के एक डीलर का एक्सीडेंट हुआ है। क्या? एक और एक्सीडेंट? अरे नहीं, 1 महीने के अंदर मैंने अपने 7 डीलर खो दिए हैं। वजह सिर्फ एक्सीडेंट। ये सब चल क्या रहा है? मैनेजर के कुछ बोलने से पहले ही देवांश ने फोन काट दिया। काम डाउन बजाज साहब, आपको ऑफिस भी जाना है। ये सुनकर देवांश ने अपना कोट पहना और घर से बाहर जाने लगे, लेकिन तभी मुझे आज रात तक का वक्त दो श्रेष्ठा। नियति के साथ क्या करना है मैं तुम्हें सब बताऊंगा। ठीक है बजाज साहब। अपनी बात कहते ही देवांश घर के बाहर चले गए और तुरंत सिया रॉय को कॉल किया। कहाँ हो तुम सिया रॉय? पिछले 1 महीने से देवांश ने सिया को अनगिनत कॉल कर दिए होंगे, सिर्फ इस उम्मीद में कि सिया एक बार फोन उठाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहाँ हो तुम? इसके बाद देवांश अपनी गाड़ी में बैठकर ऑफिस की तरफ निकल गया। नियति अर्णव के बगल में सर रखकर सो रही थी। अर्णव! डॉक्टर! डॉक्टर! बीपी चेक करो, पल्स वीक है, ऑक्सीजन नाउ। उसे हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ, वो डर रहा है। अचानक नियति ने देखा कि अर्णव ने अपनी आंखें खोली। नियति तुरंत उसके करीब गई। अर्णव, अर्णव कैसे हो तुम? 1 महीने बाद अर्णव ने प्रॉपरली अपनी आंखें खोली थी। अर्णव कैसे हो तुम? आप कौन? क्या? मैं कौन हूँ? तुम अर्णव और मैं नियति हूँ, तुम्हारी बीवी। मैंने शादी कब की थी? क्या अर्णव अपनी याददाश्त खो बैठा है? अब नियति आगे क्या करेगी? क्यों हो रहे हैं इतने एक्सीडेंट्स और कौन है इसके पीछे? क्या होगा देवांश का फैसला? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए जोरू का गुलाम। एक महीने बाद अर्णव की जब आंखें खुली तो नियति को लगा कि उसका अर्णव वापस आ गया है, लेकिन अब उसके सामने बैठा था एक ऐसा इंसान जो उसे पहचानता तक नहीं था। अर्णव, तुम्हें याद नहीं? हमने एक दूसरे से शादी की थी। तुमने मुझे गुंडों से बचाया था। नियति बार बार अर्णव को अपने बारे में, उनकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में बताती रही, लेकिन अर्णव का जवाब हर बार एक ही था, मुझे कुछ भी याद नहीं। तभी डॉक्टर ने नियति को वो सच बताया जिसे सुन के उसकी दुनिया ही हिल गई। नियति, अर्णव को रेट्रोग्रेड एमनीजिया हो गया है, जिसकी वजह से अर्णव के दिमाग को वो सभी हादसे याद नहीं रहेंगे जो एक्सीडेंट से पहले उसके साथ हुए थे, जैसे कि तुम्हारे साथ उसकी शादी या कुछ और। डॉक्टर, इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन तो होगा ना? नहीं, इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो क्या अर्णव की याददाश्त कभी वापस नहीं आएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी याददाश्त जरूर वापस आ सकती है, लेकिन कब, इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। मैंने अपने करियर में कई ऐसे केसेस देखे हैं जहां कुछ पेशेंट्स को एक दिन सडनली सब याद आ जाता है, कुछ को महीने लगते हैं, कुछ को साल भी। It's unpredictable, नियति। Sometimes it takes just one trigger, one moment, and everything changes. डॉक्टर के शब्दों ने नियति को अंदर से तोड़ कर रख दिया था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि अब आगे क्या होगा, कैसे आएगी अर्णव की याददाश्त वापस। ये सवाल उसके दिमाग में एक जहरीले सांप की तरह फन फैलाए बैठा था, जिसका जहर धीरे धीरे नियति को बेबस और कमजोर बना रहा था। नियति के हालात से अनजान
देवांश बजाज अपनी गाड़ी से उतरा और सीधा आरुष के भाई अभिमन्यु से मिलने के लिए उसके ऑफिस पहुंच चुका था। आई एम सॉरी अभिमन्यु, आरुष के साथ जो भी कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। इट्स नॉट जस्ट योर लॉस, इट्स आवर्स। ही वॉजंट जस्ट योर ब्रदर, ही वॉज लाइक फैमिली टू मी टू। देवांश साहब, आपको आरुष सपने में नजर आता है क्या? क्या कभी उसकी वजह से आपकी नींद टूटी है या अचानक ही आपको जी भर के रोने का दिल किया है? ये सुनकर देवांश शांत रहे क्योंकि उनके पास अभिमन्यु के पूछे हुए सवाल के जवाब नहीं थे। न आरुष की वजह से देवांश की कभी नींद टूटी थी और न ही वो आरुष के लिए जी भर के रोए थे। आपकी खामोशी ही मेरा जवाब है देवांश साहब। आई कैन अंडरस्टैंड अभिमन्यु, वो तुम्हारा भाई था। जितनी तकलीफ तुम्हें उसके जाने से हुई होगी शायद उतनी मुझे नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आरुष की डेथ को भूल गया हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसीलिए मैं आज तुम्हारे ऑफिस आया हूँ सिर्फ एक वजह से, और वो ये कि मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के कह सकूं कि आई एम विद यू नो मैटर व्हाट, ऑलवेज। जैसे मैंने हमेशा आरुष का साथ दिया है वैसे मैं तुम्हारा भी दूंगा। तुम मेरे साथ हो? हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो क्या आप मेरे लिए काम करोगे? हाँ बोलो। क्या आप मेरी खुशी के लिए नियति को मार देंगे? क्या? ये तुम क्या कह रहे हो अभिमन्यु? क्या हुआ देवांश साहब? क्या मेरे भाई के मर्डरर को मारने में आप मेरी मदद नहीं करोगे? क्या आप मेरे साथ नहीं हो? तुम्हारे भाई को मारने वाला रायन था, नियति नहीं। तुम मेरी बेटी को क्यों मारना चाहते हो? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? शक्ल देखो अपनी, आपके चेहरे की तो हवाइयां उड़ चुकी हैं। मुझे तो लगा था कि आप बिना सवाल किए मेरा साथ दोगे, लेकिन मैं गलत था। अभिमन्यु, दोबारा मेरे साथ ऐसा मजाक मत करना। नियति ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। देवांश साहब, आपके साथ तो मैं मजाक भी नहीं कर सकता। ये सुनकर देवांश कुछ भी नहीं बोला। वो सिर्फ अभिमन्यु को समझने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि ये वो अभिमन्यु नहीं था जिसे उन्होंने 3 साल पहले देखा था। अब उन्हें अभिमन्यु पहले से ज्यादा खतरनाक और ज्यादा शातिर लग रहा था। एक्सक्यूज मी देवांश साहब, सॉरी बट मुझे ये कॉल उठाना ही पड़ेगा। या श्योर। हेलो, हाउज यू माय फ्रेंड? अभिमन्यु अपने दोस्त से बात करने लगा। उसी समय देवांश ने भी अपना फोन निकाला और सिया रॉय को दोबारा मैसेज करने लगा। कहाँ हो तुम सिया? सिया रॉय सिर्फ देवांश के लिए नहीं बल्कि उनकी छोटी बेटी नेत्रा के लिए भी एक बड़ा सवाल बन चुकी थी। बजाज मैंशन के लग्जरी लिविंग रूम में बैठकर अपने पापा की तरह नेत्रा भी सिया को मैसेज कर रही थी। प्लीज कम बैक सिया, प्लीज। अरे नेत्रा बेटा, क्या अकेले बैठकर किसको प्लीज प्लीज बोल रही हो? श्वेता आंटी, आप कब आई? नेत्रा ने देखा कि श्वेता आंटी एकदम उनके पीछे खड़ी है। ठीक उसी वक्त। हेलो मैम, अर्नव ने अपनी याददाश्त खो दी है। मेजर हेड इंजरी की वजह से उन्हें रेट्रोग्रेड एमनीजिया हो गया है। व्हाट? आर यू श्योर? यस मैम। ओके, थैंक यू। नेत्रा ने जैसे ही फोन काटा। क्या हुआ नेत्रा बेटा? तुम्हारे चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हैं? अर्नव, उसने अपनी याददाश्त तक खो दी है। क्या? सच में? हाँ। जिस अर्नव के लिए नियति ने अपने परिवार की इज्जत तक दांव पर लगा दी थी, आज वही अर्नव उसी नियति को भूल चुका है। वाह, क्या बात है! क्या खबर सुनाई है तुमने मुझे? तभी वहाँ पर श्रेष्ठा बजाज भी आ गई। क्या हुआ श्वेता, इतनी तेज क्यों हंस रही हो? अर्नव अपनी याददाश्त खो बैठा है। क्या? सच में? हाँ मम्मा, श्वेता आंटी इज राइट। Somebody pinch me. I must be dreaming. नहीं श्रेष्ठा, ये सपना नहीं, हकीकत है। श्वेता और श्रेष्ठा काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन उनके बगल में खड़ी नेत्रा के चेहरे पर हंसी नहीं थी। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबी हो। क्या हुआ नेत्रा? अर्नव के याददाश्त जाने की खुशी तो तुम्हें भी होनी चाहिए, लेकिन तुम
खुश क्यों नहीं हो? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मम्मा, अगर हम अर्नव के साथ ऐसे बिहेव करें जैसे हम उसके अपने हों और नियति उसकी दुश्मन, तो वो उस पर कभी भरोसा नहीं करेगा। और जब वो नियति पर भरोसा ही नहीं करेगा तो हमारे लिए सब कुछ काफी आसान हो जाएगा। आज के वक्त में नियति की सबसे बड़ी ढाल है अर्नव, तो क्यों ना हम अर्नव को ही अपनी तरफ कर लें। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है नेत्रा? एक्सप्लेन मी एवरीथिंग। मम्मा, नियति अर्नव की याददाश्त वापस लाने के लिए हर वो कोशिश करेगी जो अर्नव को ये यकीन दिलाए कि वो सिर्फ उसी का है, वो उसके साथ था। लेकिन अगर इस सिचुएशन में हम अर्नव के करीब रहकर उसे अपनी बातें बताएं और उसके दिल में नियति के खिलाफ जहर भर दे तो हर बार जब नियति उसे सच बताने की कोशिश करेगी तो अर्नव उसे झूठा समझेगा और इसका फायदा उठाकर हम अर्नव से कुछ भी करवा सकते हैं। वाह श्वेता आंटी, क्या बात है, आपने तो मेरे दिल की बात पढ़ ली। नेत्रा की सारी बातें सुनकर श्रेष्ठा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई थी। दिस इज अ रियली ग्रेट प्लान नेत्रा, तुम एकदम सही कह रही हो। अर्नव को अपने साथ करने का सबसे अच्छा मौका यही है। वो जिसे अपना हीरो समझती है वही उसकी जिंदगी का जब सबसे बड़ा विलन बन जाएगा तो उसकी कहानी ही बदल जाएगी। हाय, अर्नव को नियति की जिंदगी बर्बाद करते हुए देखकर हमें कितना सुकून मिलेगा। तो मम्मा, श्वेता आंटी, क्या आप मेरे साथ आज अर्नव से मिलने के लिए चलोगी? जरूर। जहां एक तरफ बजाज मैंशन के अंदर अर्नव को नियति से दूर करने की साजिश रची जा चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ नियति अर्नव के पास बैठकर उससे मोबाइल पर अपनी कुछ पुरानी तस्वीरें दिखा रही थी। अर्नव, याद है तुम्हें ये जगह? ये वही रेस्टोरेंट है जहां हम पहली बार गए थे और यहीं मैंने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का ऑफर दिया था। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग मैं तुम्हारी बीवी हूँ अर्नव। मैंने तुमसे शादी क्यों की थी? नियति की आंखें नम हो गई और वो आगे कुछ भी नहीं बोल पाई। ठीक उसी वक्त नियति को लगातार एक अननोन नंबर से कई मैसेजेस आए। नियति ने जब मैसेजेस पढ़ने शुरू किए, हेलो नियति, कैसी हो तुम? मुझे तुमसे मिलना है। क्या तुम मुझे मिल सकती हो? मैं 1 घंटे में तुम्हें लोकेशन भेजूंगा। जैसे ही नियति ने ये मैसेज पढ़ा, मुझसे कौन मिलना चाहता है? कौन मिलना चाहता है नियति से? अर्नव की याददाश्त कैसे वापस आएगी? क्या अर्नव बजाज परिवार के बिछाए हुए जाल में फंस जाएगा? क्या सिया कभी वापस आएगी? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए जोरू का गुलाम। नियति को नहीं मालूम था कि उसको किसका मैसेज आया था। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करे। और तभी, हेलो नियति बेटा, कहाँ हो तुम? मैं हॉस्पिटल हूँ श्वेता आंटी। ठीक है, मैं नेत्रा और श्रेष्ठा तुमसे और अर्नव से मिलने आ रहे हैं। श्वेता आंटी मेरी। इससे पहले कि नियति अपनी पूरी बात कह पाती, श्वेता ने फोन काट दिया। अब मैं क्या करूं? एक तरफ किसी ने मैसेज करके बुलाया था, दूसरी तरफ श्वेता ने कॉल करके हॉस्पिटल में उसे रुकने को कहा था। ओह फक! इस बार आए मैसेज में न जाने ऐसा क्या था कि नियति उसे पढ़ते ही आईसीयू से बाहर निकल के भागने लगी। नियति मैसेज पढ़ने के बाद ये भूल गई कि आईसीयू में अभी अर्नव है। हेलो नियति। गाड़ी से उतरते ही नियति ने देखा कि उसके सामने अभिमन्यु खड़ा था। काफी वक्त के बाद तुम्हें देख रहा हूँ, तुम बिल्कुल नहीं बदली। लेकिन तुम बहुत बदल गए अभिमन्यु। डू आई हैड अ चॉइस? नो। तभी नियति अभिमन्यु के करीब गई और उसे किस कर लिया। I love you अभिमन्यु। I missed you baby। I missed you too नियति। सर, तूफान आने वाला है, प्लीज गाड़ी के अंदर आ जाइए, आप लोग सेफ रहोगे। नियति और अभिमन्यु जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठे, गाड़ी मेरे घर ले चलो। इस वक्त अभिमन्यु और नियति
एक दूसरे की बाहों में सिमट कर लेटे हुए थे। ये सब तुमने कैसे किया अभिमन्यु? तुमने ये चक्रव्यूह कैसे रचा? शुरुआत से बताऊं या सिर्फ आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग। मेरे पापा अकाउंट सिर्फ नेगेटिव में जा रहा था। बाद में मुझे ये पता चला कि पापा ने मुझे पढ़ाने के लिए किसी से पैसे लिए थे। वो आदमी कोई और नहीं, अर्नव के पापा धर्मेंद्र थे। धर्मेंद्र साहब ने हमारी बहुत मदद की थी, तुम उनसे एक बार जरूर मिलना। मम्मी के कई बार कहने के बाद मैं धर्मेंद्र ओबेरॉय से मिलने के लिए गया। कैसे हो अभिमन्यु बेटा? मैं ठीक हूँ अंकल। टेल मी बेटा, कैसे आना हुआ? एक मिनट बेटा। पटेल साहब नहीं, वो मैं समझता हूँ कि ओके, मैं आपकी बात अर्नव से करा दूंगा, नो प्रॉब्लम। सॉरी बेटा, मार्च का आखिरी हफ्ता है, काफी हेडेक रहती है। मैंने तुम्हारे पापा के बारे में सुना, काफी बुरा लगा। वो मेरी कंपनी में 7 साल से थे। सॉरी बेटा। जी पंडित जी, हो जाएगा। ठीक है पंडित जी, थोड़ा मुश्किल है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि हो जाए। सॉरी बेटा, वो मैं चलता हूँ अंकल। धर्मेंद्र ओबेरॉय की उस 10 मिनट की मीटिंग में मुझे ये रियलाइज हो गया था कि पापा ने उनसे जो 12 लाख लिए थे वो मुझे जल्द से जल्द चुकाने पड़ेंगे। मैं जल्दी से ऑफिस के बाहर निकलने वाला था। तुम अभी कोई काम कर रहे हो? I mean, कोई जॉब? नो। मेरी कंपनी में जब हायरिंग होगी तो बताऊंगा बेटा। इसके बाद जब मैं रिसेप्शन एरिया पर पहुंचा, हे, कैसा है तू? मुझे रिसेप्शन एरिया में धर्मेंद्र ओबेरॉय का मैनेजर रंजीत मिला। इतने साल बाद आया तू, मुझसे मिलकर नहीं जाएगा क्या? अर्नव तेरी बहुत तारीफ करता है। कैसे हो रंजीत भाई? मैं एकदम बढ़िया। इसके बाद मैं और रंजीत एक छोटे से रेस्टोरेंट के अंदर जाकर बैठ गए और खूब बातें की। फिर उसने मुझसे एक सवाल किया। वैसे अभिमन्यु, मुझे मालूम है कि तू ये सब नहीं करेगा, लेकिन बोलो रंजीत। अर्नव एक छोटा सा अंडरग्राउंड फाइट कंपनी चलाता है। हर रोज उसके फाइट्स में लाखों रुपए लगते हैं। आज 50 लाख रुपए लगे हैं। क्या? 50 लाख? कैसे? मैच इंटरनेट पर लाइव होते हैं। पूरी दुनिया में कई ऐसी कम्युनिटीज है जो इसके लिए लाखों करोड़ देने के लिए तैयार है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये। क्या मैं भी इन फाइट्स में हिस्सा ले सकता हूँ? जिससे उम्मीद नहीं होती, साला सबसे पहले वही फाइट करना चाहता है। अच्छा है, हाँ तू जगह ले सकता है, लेकिन तेरे लिए जो स्पॉट खाली है वो है 20 लाख का। बोल, खेलेगा? पहली फाइट 5 लाख की होती है, ऑलरेडी बुक्ड। 10 की भी है पर बुक्ड है। अब 20 लाख की फाइट के लिए एक फाइटर बुक है। दूसरा तू हाँ बोले तो ठीक है, नहीं तो मैं तैयार हूँ। अच्छा ठीक है, आज शाम को मिलते हैं फिर। 20 लाख रुपए मेरे लिए काफी बड़ी रकम थी। मैं फाइट के लिए हाँ बोलकर अपनी माँ से मिलने के लिए निकल गया था। यहीं मेरे पीठ पीछे। क्या हुआ? आपका अंदाजा एकदम सही था। अभिमन्यु पैसा पाने के चक्रव्यूह में फंस चुका है। गुड, वेरी गुड। वो जीतेगा तो उसे 20 लाख मिलेंगे। मेरे पैसे वापस करेगा और बचे हुए 8 लाख अपने पास रखेगा। वैसे रंजीत, आज अभिमन्यु से कौन फाइट करेगा? सर, लास्ट मोमेंट में फाइटर के भागने की वजह से अर्नव ने खुद फाइट करने का फैसला किया है। अर्नव और अभिमन्यु की फाइट में क्या होगा? क्या है अभिमन्यु की कहानी? नियति और अभिमन्यु की हिस्ट्री क्या है? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए जोरू का गुलाम। अर्नव के पापा को पता था कि मेरे खिलाफ अर्नव लड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ये बात अर्नव को नहीं बताई। मैं लड़ने के लिए चला गया। यह मेरी लाइफ की पहली फाइट थी। नए लड़के को देखा? कहते हैं उसने पहले ही फाइट में 3 लोगों की हड्डियां तोड़ी थी। उसने तो सिर्फ 3 हड्डियां तोड़ी थी, लेकिन अब अर्नव कितनी हड्डियां तोड़ेगा ये किसी को भी नहीं मालूम। Ladies and gentlemen, welcome to the underground, जहाँ सिर्फ रूल्स हैं survive or die। यहाँ पे ना पुलिस आती है ना एम्बुलेंस। No mercy, no escape, no tomorrow। Are you freaking ready? 3, 2, 1, let the blood sport begin!
ये तो फाइटर भी नहीं लगता। न जाने आज अर्नव इसके साथ क्या करेगा। सबसे अपनी आंख छुपाते हुए अभिमन्यु रिंग के बीच में पहुंच गया। अचानक पूरे बेसमेंट में शोर मचा। अर्नव बेसमेंट के अंदर एंटर कर चुका था। अर्नव, 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 अर्नव। अभिमन्यु? अर्नव अभिमन्यु को देखकर एकदम शॉक्ड था। अर्नव के दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगे थे और जैसे ही अर्नव ने रिंग में कदम रखा, अर्नव, आर यू रेडी? अर्नव के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन तभी क्या हुआ अर्नव? तुम डर गए क्या मुझसे? तुम ये क्या बोल रहे हो? अर्नव, आर यू रेडी? इससे पहले अर्नव कोई जवाब देता, Hey, you can't hit the opponent before the fight begins. रुको, बैक ऑफ। अर्नव ने तुरंत अनाउंसर को अभिमन्यु से दूर किया और अभिमन्यु, प्लीज एक बार फिर से सोच लो। फाइट विद मी अर्नव। मैंने सब कुछ सोच लिया है, और वैसे भी जब दोस्ती तोड़ते वक्त तुमने एक बार भी नहीं सोचा, तो अब इतना सोचने की जरूरत क्या है? ये सुनकर अर्नव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फाइन अभिमन्यु, यू वांट टू फाइट? ग्रेट, देन गेट रेडी बिकॉज़ आई एम रेडी टू फिनिश दिस। जैसे ही अनाउंसर ने अर्नव की बात सुनी, वो अभिमन्यु की तरफ मुड़ा। Are you ready? Yes. Once this starts, there's no going back. No interruptions, no surrender. All the best. Ring the bell. फाइट शुरू होते ही अभिमन्यु ने जैसे ही अर्नव को मुक्का मारने के लिए हाथ घुमाया, अर्नव ने तुरंत ब्लॉक किया और आई एम सॉरी अभिमन्यु। अर्नव के एक ही पंच ने अभिमन्यु को तोड़ कर रख दिया था। अरे इस बंदर को तो लड़ना भी नहीं आता। अर्नव तो इसका राम नाम सत्य कर देगा। अर्नव की फाइटिंग स्किल्स के आगे अभिमन्यु एकदम कमजोर पड़ चुका था। उसके हर हमले का जवाब अर्नव एक जोरदार किक के साथ देता था और फिर उसी वक्त अर्नव काफी आसानी से फाइट जीत चुका था। नियति को अपनी फाइट के बारे में बताने के बाद अभिमन्यु ने तुरंत अपने ग्लास में विस्की डालनी शुरू कर दी। अभिमन्यु, इस फाइट के बाद क्या हुआ था? अर्नव का आखिरी पंच इतना पावरफुल था कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मुझे दोबारा होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था और मेरी आंखों के सामने मेरी माँ खड़ी थी। उनके हाथों में एक बैग था। क्या था उस बैग में? उस बैग में 20 लाख रुपए थे। 20 लाख रुपए? हाँ, 20 लाख रुपए। अर्नव ने जीती हुई फाइट के पैसे मुझे दे दिए थे। Why he did that? उसने जीते हुए पैसे तुम्हें क्यों दिए? हर बार की तरह इस बार भी वो मुझे ये एहसास दिलाना चाहता था कि वो मुझसे बड़ा है और मैं उससे छोटा। ये उसकी पुरानी आदत थी। वो सबके सामने मेरी इज्जत का तमाशा बनाता था और अकेले में दिखावा करता है कि जैसे वो मेरा अपना हो। मैं कुछ समझी नहीं अभिमन्यु। स्कूल में हर स्पोर्ट्स डे, हर एग्जाम में अर्नव जीतता था और मैं हमेशा सेकंड आता था। लेकिन जीतने के बाद भी वो मेरे पास आता था और अपनी ट्रॉफी मुझे दे देता। वो सबके सामने ये दिखाता था कि वो कितना अच्छा दोस्त है। उस वक्त मैं छोटा था, बेवकूफ था। मुझे समझ ही नहीं आता था कि हर बार वो मेरी इज्जत का गला घोंटकर मुझ पे मेहरबानी का नाटक कर रहा है। पर जब मैं बड़ा हुआ और उसने रिंग में मुझे तोड़ दिया और फिर जीतने के बाद अपने जीते हुए पैसे मुझे वापस किए, तब मुझे यकीन हो गया कि अर्नव मेरा दोस्त नहीं। वो हर बार मुझे चोट देकर, मेरे जख्मों का इलाज करके मुझे सिर्फ एहसास दिलाता था कि वो बड़ा है और मैं छोटा। अपनी बात कहते ही जैसे अभिमन्यु ने विस्की का ग्लास जमीन पर फेंका। खुद को संभालो अभिमन्यु। ये मत भूलो कि आज तुम अर्नव से 2 कदम आगे हो। तुमने अर्नव के खिलाफ जो प्लान बनाया था, तुम उसमें कामयाब हो गए हो। सो जस्ट बी काम। नहीं नियति, अभी मैं अपने प्लान में पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ हूं। अभी ये मेरे प्लान का पहला स्टेप है। अभी तो उसकी बर्बादी शुरू हुई है। तुम आगे क्या करोगे?
मैं आगे क्या करूंगा, इसका जवाब मेरे पास्ट से जुड़ा है। तो क्या नियति तुम जानना चाहती हो कि हॉस्पिटल से निकलने के बाद कैसे मैंने आरुष के असली भाई अभिमन्यु को मारकर उसकी जगह ली? क्या तुम ये जानना चाहती हो कि सिया और राघव को मैंने अपने जाल में कैसे फंसाया? और सबसे जरूरी, रायन, क्या तुम ये नहीं जानना चाहोगी कि वो रायन उसको अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया? हाँ, मैं सब कुछ जानना चाहूंगी, बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू डू वन थिंग। क्या? आई वॉन्ट टू लव यू। अभिमन्यु के करीब जाते ही नियति ने उसे किस कर लिया और फिर दोनों एक साथ बेड पर लेट गए। आई लव यू नियति। आई लव यू टू। जहां एक तरफ अभिमन्यु और नियति अपनी दुनिया में खो चुके थे, वहीं दूसरी तरफ श्वेता, नेत्रा और श्रेष्ठा हॉस्पिटल के अंदर पहुंच चुके थे। श्रेष्ठा, कहीं ऐसा न हो अर्नव की हालत देखकर मुझे हंसी आ जाए। नहीं श्वेता आंटी, प्लीज अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए। अर्नव को एक पल के लिए भी ये महसूस नहीं होना चाहिए कि हम उसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पुलिस वाले क्यों आए हैं? ठीक उसी वक्त नेत्रा और श्वेता ने देखा कि हॉस्पिटल के अंदर काफी सारी पुलिस मौजूद थी। बिना वक्त गवाए नेत्रा नर्स के पास गई। क्या हुआ मैम, यहाँ इतनी पुलिस क्यों आई है? मैम, अर्नव नाम का एक पेशेंट हमारे हॉस्पिटल से मिसिंग है। क्या अर्नव मिसिंग है? कहाँ है अर्नव? क्या है अभिमन्यु की पूरी कहानी? जानने के लिए सुनते रहिए जोरू का गुलाम। मेरी जिंदगी में इतने लोग आए और गए, लेकिन अर्नव ने जितना मुझे परेशान किया है उतना किसी ने नहीं किया। शांत रहिए श्वेता आंटी, ऐसे इरिटेट होकर आपको अर्नव के बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो पता कैसे चलेगा? नियति, अभी नियति को कॉल करके सब बताओ, क्या पता वो कुछ कर सके। हाँ रुको, करती हूँ उसको मैं कॉल। ओहो, उसका नंबर भी स्विच ऑफ है। क्या नंबर स्विच ऑफ है? ये सब क्या चल रहा है? कहाँ है नियति? इन सब बातों से अनजान नियति अभिमन्यु की बाहों में बाहें डालकर लेटी हुई थी। दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। और फिर अभिमन्यु, जितना मुझे याद है आरुष का भाई तो मलेशिया में रहता था। क्या तुम उससे पहली बार मलेशिया में मिले थे? नहीं नियति, मैं उससे मलेशिया में नहीं बल्कि यहीं दिल्ली में मिला था। कब? कैसे? टेल मी द होल स्टोरी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मैंने नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया। इसी दौरान मुझे पता चला कि आरुष अपने लिए एक पर्सनल असिस्टेंट की तलाश में है। बिना वक्त गवाए मैंने भी अपना रेज्यूमे भेज दिया और सिर्फ एक ही दिन के अंदर मुझे उसकी कंपनी से कॉल आ गया। हेलो, क्या मेरी बात अभिमन्यु से हो रही है? जी बताइए, आप कौन? मैं एचआर टीम से तमन्ना बात कर रही हूँ। अभी मुझे आपका रेज्यूमे मिला। क्या आज आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं? जी मैं जरूर आ सकता हूँ। कंपनी में पहुंचते ही मुझे सबसे पहले आरुष मिला और उसने बिना मेरे रिज्यूमे देखे मुझे सेलेक्ट कर लिया। मुझे तुम्हारा रिज्यूमे देखने की कोई जरूरत नहीं है। जो तुम्हारा नाम है वो मेरे बड़े भाई का भी है। अब देखने में मजा आएगा कि क्या तुम उनकी तरह मेरी हर चीज का ख्याल रख पाओगे या नहीं। मैं पूरी कोशिश करूंगा। हाँ, अगर कोशिश में कमी की तो मैं निकाल भी दूंगा। फिर मैं आरुष के लिए काम करने लगा। फिर एक दिन, अभिमन्यु, मेरा भाई मलेशिया में अपना ऑफिस सेटअप कर रहा है और उसे एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो हर काम में उसकी मदद कर सके। पिछले 7 महीने से तुम मेरे साथ काम कर रहे हो और मुझे तुम्हारा काम काफी पसंद आया है। इसीलिए मैंने फैसला किया है, अब तुम मेरे बड़े भाई के साथ मलेशिया में काम करोगे। तुम्हारी टिकट मैंने बुक करवा दी है। तुम आज रात मलेशिया के लिए निकल रहे हो। ठीक है सर। हेलो अभिमन्यु, प्लीज कम विद मी। मुझे एयरपोर्ट पर पिक करने के लिए कोई और नहीं बल्कि सिया रॉय आई थी। उस वक्त वो आरुष की कंपनी में पीआर हेड थी। पहली मुलाकात में ही मुझे ये महसूस हो गया था कि सिया रॉय एक काफी सेल्फिश लड़की है। अपने फायदे के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है और मेरा ये शक उस दिन यकीन में बदल गया। अभिमन्यु, बॉस तुम्हारी काफी तारीफ करते हैं।
ऐसा क्या जादू किया है तुमने उन पर? कुछ भी नहीं, मैं तो सिर्फ वही करता हूँ जो मुझे बॉस कहते हैं। मत किया करो, उनकी बात मत माना करो। मैं कुछ समझा नहीं। मुझे नफरत है उनसे। What are you saying, सिया? सॉरी, गलती हो गई। इसके बाद सिया ने मुझसे अगले 3 दिनों तक कोई बात नहीं की। मैंने भी उससे कोई सवाल नहीं किया, पर मेरे दिमाग में रह रहकर उसकी बात गूंजती थी। और फिर अचानक एक दिन, हेलो, मैं सिया बोल रही हूँ। अभिमन्यु, प्लीज मुझे बचा लो। हे, क्या हुआ तुम्हें? मैं मर जाऊंगी, ये आदमी मुझे मार डालेगा। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे बचा लो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। सिया। जैसे ही सिया ने फोन काटा, अभिमन्यु तुरंत सिया के घर की तरफ निकल गया। अभिमन्यु जब सिया के घर के बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि घर का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। घर के अंदर काफी ज्यादा अंधेरा था। सिया, कहाँ हो तुम? सिया। तभी अचानक अभिमन्यु का पैर किसी चीज से टकराया और उसने जैसे ही नीचे देखा, सर। अभिमन्यु ने देखा कि आरुष का भाई मर चुका है और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, अभिमन्यु जैसे ही पीछे मुड़ा, क्यों किया? अभिमन्यु बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। अगली बार जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं हॉस्पिटल के अंदर था और मेरे सामने सिया और राघव खड़े थे। कैसे हो अभिमन्यु? सवाल गलत है तुम्हारा सिया। सिर्फ अभिमन्यु नहीं, इससे ये तो पूछो कि कैसे हो आरुष के भाई। तुम सबने? इससे पहले कि अभिमन्यु कुछ समझ पाता, वहाँ पर आरुष आ गया। अभिमन्यु भाई, आप कैसे हो? पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बाद में मुझे मालूम पड़ा कि मेरी शक्ल बदल चुकी थी और अब मैं दुनिया की नजरों में आरुष का बड़ा भाई अभिमन्यु बन चुका था। सिया ने मेरी प्लास्टिक सर्जरी करवा दी। क्या है अभिमन्यु के आगे की कहानी? अर्नव कहाँ है? इस कहानी में आगे क्या होगा? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए जोरू का गुलाम।